रॉजर, ट्रैंक्विलिटी, हमने आपको सुन लिया है। इंसान चांद पर पहुंच गया। नमस्कार दोस्तों। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिन्होंने सन 1969 में चांद की धरती पर अपने कदम रखे। इस बात को अभी साल भर भी नहीं गुजरे थे कि 11 अप्रैल 1970 में नासा तीसरी बार 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने के लिए अपने स्पेसक्राफ्ट को रवाना करता है। ये स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंड करने के बिल्कुल नज़दीक ही था कि अचानक पिछले 2 स्पेसक्राफ्ट मिशन से बिल्कुल अलग इस स्पेसक्राफ्ट में कुछ ऐसा हो जाता है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इस स्पेसक्राफ्ट को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुए पूरे 3 दिन गुजर चुके थे। 13 अप्रैल 1970 के दिन जब ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ से लगभग 4,01,70 किलोमीटर दूर था तो स्पेसक्राफ्ट के मेन ऑक्सीजन टैंक में कुछ खराबी हो जाने से वो ज़ोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन मिलने का ये ऑक्सीजन टैंक एक अहम ज़रिया था और बचा हुआ दूसरा ऑक्सीजन टैंक जो वहाँ मौजूद था उसमें से भी हवा अंतरिक्ष में बहुत तेज़ी से लीक हो रही थी। एस्ट्रोनॉट्स के लिए अब सिर्फ 15 मिनट की ऑक्सीजन बाकी रह गई थी और इतने कम समय में धरती पर वापस लौटना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। आखिर क्या हुआ होगा इन एस्ट्रोनॉट्स के साथ? क्या अंतरिक्ष में ही इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है या फिर कोई ऐसा चमत्कार होता है जिससे ये अर्थ पर वापस लौट आते हैं? जानते हैं ये सच्ची घटना इस वीडियो में और हमेशा की तरह शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नासा पहले भी 2 बार इंसानों को चांद पर उतार चुका था। सन 1969 में अपोलो 11 मिशन पहला मिशन था जो चांद पर सक्सेसफुली लैंड हुआ और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। अपोलो 11 के 4 महीने बाद अपोलो 12 भी मून पर झंडे गाड़ चुका था और अब बारी थी अपोलो 13 की, जिसका मकसद था चांद की ज़मीन पर उतरना और नासा के अपोलो प्रोग्राम के तहत वहाँ साइंटिफिक रिसर्च करना। इस स्पेसक्राफ्ट को मून की ऐसी जगह पर लैंड करना था जहाँ एस्ट्रॉइड के टकराने से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। चांद के इस हिस्से को फरा मैरो कहा जाता है। इस मिशन के कमांडर थे जेम्स लॉवेल और मॉड्यूल पायलट थे जॉन स्विगर्ट और फ्रेड हेज। इन तीनों का सपना एक ही था, वो था चांद की धरती पर अपने कदम रखना। पर दोस्तों, नासा के लिए इंसानों को स्पेस में भेजना और उन्हें सही सलामत वापस अर्थ पे लाना एक बहुत बड़ा टास्क है। एक छोटी सी गलती या लापरवाही ना सिर्फ नासा की इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है बल्कि इंसान की जान को भी खतरे में डाल देती है। स्पेस में ट्रैवल करने वाले इन स्पेसक्राफ्ट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये एस्ट्रोनॉट्स को बिल्कुल अर्थ के वातावरण जैसा लगे। इनके अंदर प्रेशराइज्ड कैबिन बने होते हैं जिनमें ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन टैंक्स इंस्टॉल किए जाते हैं और कैबिन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने के लिए फिल्टर्स लगाए जाते हैं। तो फाइनली 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 मिशन लॉन्च किया जाता है। इस लॉन्च को देखने के लिए 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन अपोलो 11 के लॉन्च के वक्त करीब 70 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। इसी बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपोलो प्रोग्राम का उत्साह लोगों में कितना तेज़ी से कम हुआ था। इसी वजह से इस लॉन्च का लाइव टेलीकास्ट देखने में भी लोगों को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इस स्पेसक्राफ्ट की अगर बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स थे, जिसमें कोन शेप के इस पार्ट को कमांड मॉड्यूल कहते थे। ये कमांड मॉड्यूल वो जगह थी जहाँ तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अपना ज़्यादातर समय गुजारना था। दूसरे पार्ट का नाम था लूनार मॉड्यूल, जिसका काम था एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड कराना और एस्ट्रोनॉट्स को मून से वापस लेकर आना। तीसरा पार्ट था सिलेंड्रिकल शेप का ये हिस्सा
जिसमें स्पेसक्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन टैंक मौजूद थे। तो प्लान ये था कि स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होते ही अर्थ की ग्रेविटी से निकलकर चांद की तरफ जाएगा। मून के पास पहुंचते ही ये स्पेसक्राफ्ट अपनी स्पीड को कम कर लेगा ताकि वो मून की ग्रेविटी में कैप्चर हो जाए। मून के ऑर्बिट में पहुंचते ही ये लूनार मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और 2 एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल में बैठकर चांद पर लैंड करते हैं। चांद पर अपनी साइंटिफिक रिसर्च कर लेने के बाद लूनार मॉड्यूल वापस एस्ट्रोनॉट को बैठाकर मून के ऑर्बिट में ले जाता है और स्पेसक्राफ्ट से वापस जुड़कर अर्थ के लिए रवाना हो जाता है। इस लूनार मॉड्यूल को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये एस्ट्रोनॉट को पावर और ऑक्सीजन दे सकता है। प्लान के मुताबिक अपोलो 13 का लॉन्च तो सक्सेसफुल रहा और प्लान के हिसाब से उन्हें 3 दिन लगने वाले थे चांद तक पहुंचने में। लॉन्च के करीब 55 घंटे बाद ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 4,01,70 किलोमीटर दूर पहुंच गया था। मिशन के दौरान अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर मौजूद मिशन कंट्रोल से लगातार संपर्क में रहते हैं। नासा का मिशन कंट्रोल अमेरिका के ह्यूस्टन सिटी में था। ह्यूस्टन में बैठे मिशन कंट्रोल के साइंटिस्ट लगातार इस स्पेसक्राफ्ट पर नज़र बनाए हुए थे। तभी थोड़ी देर बाद मिशन कंट्रोल से एस्ट्रोनॉट को स्पेसक्राफ्ट के एक रूटीन काम करने को बोला जाता है। मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट से ऑक्सीजन टैंक में लगे फैन को ऑन करने के लिए बोला। दरअसल जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजा जाता है तो उसमें ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में भेजा जाता है, जिससे कम जगह में गैस की ज़्यादा मात्रा भेजी जा सके। स्पेस में टेम्परेचर कम होने की वजह से लिक्विड गैस फ्रीज होने लगती है। इसी वजह से स्टीयरिंग का काम किया जाता है। स्टीयरिंग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जमी हुई ऑक्सीजन को हमेशा लिक्विड स्टेट में बनाया रखा जाए और ये काम हर थोड़ी थोड़ी देर में करना होता है। इसी रूटीन काम को करने के लिए मॉड्यूल पायलट जॉन स्विगेट ने जैसे ही फैन के स्विच को दबाया वैसे ही उसे बहुत तेज झटका महसूस हुआ और ज़ोर से कुछ ब्लास्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। ये झटका और ये ब्लास्ट इतना तेज था कि कमांड मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को भी ये महसूस हुआ। दरअसल 2 इलेक्ट्रिकल वायर मिल जाने की वजह से एक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का एक टैंक ब्लास्ट हो जाता है और उसी वक्त स्पेसक्राफ्ट में मौजूद पावर फेलियर लाइट और बाकी के सारे अलार्म्स ज़ोर से बजने लगते हैं। एस्ट्रोनॉट्स बिना किसी देरी किए इस इंसिडेंट के बारे में नासा के मिशन कंट्रोल को बताते हैं। मिशन कंट्रोल के कंप्यूटर्स पर भी बहुत सारी अबनॉर्मल रीडिंग्स दिखाई देने लगती है। ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट होते ही एक साथ 2 प्रॉब्लम्स एस्ट्रोनॉट के सामने आ खड़ी होती है। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि सर्विस मॉड्यूल में 3 इलेक्ट्रिकल सप्लाईज लगे हुए थे, जिनकी मदद से अपोलो स्पेसक्राफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही थी, जिससे स्पेस में स्पेसक्राफ्ट को चलाया जाता है। लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से 3 में से 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाईज खराब हो चुके थे। अब इस स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलाया जा रहा था, जो इसे चलाए रखने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि ब्लास्ट में एक ऑक्सीजन टैंक तो पूरी तरह से ख़त्म हुआ ही था, पर दूसरे ऑक्सीजन टैंक की रीडिंग भी अबनॉर्मल तरीके से नीचे गिर रही थी। ये देखकर एस्ट्रोनॉट्स के पसीने छूट रहे थे और उन्हें इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मिशन कमांडर जेम्स लॉवेल को खिड़की के बाहर दिखाई देता है कि सर्विस मॉड्यूल में से कोई गैस बहुत तेज़ी से लीक हो रही है। ये गैस जो लीक हो रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि ऑक्सीजन गैस थी, जो दूसरे और बचे हुए इकलौते ऑक्सीजन टैंक से लीक हो रही थी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ देखना इन एस्ट्रोनॉट्स के साथ साथ मिशन कंट्रोल के भी हाथ पैर फुला रहा था। एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन ना सिर्फ सांस लेने के लिए ज़रूरी थी, बल्कि बिजली और पानी को बनाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए थी। पर अब कंडीशन ऐसी आ गई थी कि इस स्पेसक्राफ्ट के पास ना तो लाइट थी,
ना पीने का पानी और ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन भी बहुत ही तेज़ी से कम हो रही थी। स्पेसक्राफ्ट में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स ये अच्छी तरह से समझ चुके थे कि वो एक बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हैं, एक ऐसा खतरा जो इन तीनों की जान तक ले सकता है। वो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। जी हाँ, मुसीबत सिर्फ ये ही नहीं थी। दरअसल ब्लास्ट की वजह से स्पेसक्राफ्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो चुका था। मतलब इन्होंने अपनी डायरेक्शन अगर सही नहीं करी तो ये हमेशा के लिए अंतरिक्ष में ही खो जाएंगे। चांद पर कदम रखना तो दूर की बात, मिशन कंट्रोल का मिशन अब सिर्फ ये था कि इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर कैसे लाया जाए, क्योंकि ये अर्थ से इतनी दूर थे कि वापस आने में ही इन्हें करीब 3 से 4 दिन लगेंगे और इतने दिन बिना ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिसिटी और पानी के जिंदा रहना नामुमकिन था। उधर अर्थ पर यह न्यूज़ तेज़ी से आग की तरह मीडिया में फैल गई थी। वो न्यूज़ चैनल जो पहले इस मिशन को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे, वो भी अब अपने न्यूज़ चैनल पर इस इंसिडेंट की लाइव कवरेज दिखा रहे थे। दुनिया भर में लोगों की नज़रें अब सिर्फ इसी मिशन पर टिकी थी। ब्लास्ट को अब 1 घंटा गुजर चुका था और दूसरे ऑक्सीजन टैंक में सिर्फ 15 मिनट की ऑक्सीजन सप्लाई बची थी। उधर मिशन कंट्रोल को जल्द ही इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना था। अब क्योंकि कमांड मॉड्यूल में ऑक्सीजन कुछ ही मिनटों की बची थी और वो पूरी तरह से फेल होने वाला था, इसीलिए मिशन कंट्रोल ने ये डिसाइड किया कि एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से निकालकर लूनार मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाए। खुशकिस्मती की बात ये थी कि लूनार मॉड्यूल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि उसका अलग ऑक्सीजन सप्लाई था। पर यहाँ भी प्रॉब्लम थी, वो ये कि लूनार मॉड्यूल में सिर्फ 2 ही एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन सप्लाई दी जा सकती थी। पर क्योंकि मिशन कंट्रोल और एस्ट्रोनॉट्स के पास जिंदा रहने के लिए कोई भी और रास्ता नहीं था, इसीलिए ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स बिना किसी देरी किए लूनार मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाते हैं। सोर्सेज कम होने की वजह से मिशन कंट्रोल के द्वारा एस्ट्रोनॉट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि लूनार मॉड्यूल में मौजूद जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें बंद कर दिया जाए, ताकि पावर को इमरजेंसी के लिए बचाया जा सके। पीने के लिए पानी भी लिमिटेड होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को दिन भर में सिर्फ 1 ग्लास ही पानी पीने की परमिशन थी। मिशन कंट्रोल को अब ये कैलकुलेशन लगानी थी कि लूनार मॉड्यूल में मौजूद ऑक्सीजन सप्लाई से ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स कितने टाइम तक जिंदा रह सकेंगे। कैलकुलेशन से मालूम चला कि लूनार मॉड्यूल में रखी ऑक्सीजन इन एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ 2 ही दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती है। मिशन कंट्रोल ने ये कैलकुलेशन तो कर ली थी, पर अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि 2 दिनों में इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस अर्थ पर कैसे लाया जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट को वापस अर्थ पर लाने के लिए नासा के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि जिस मेन इंजन से इस स्पेसक्राफ्ट को मून की तरफ भेजा जा रहा था, उसी मेन इंजन को यूज़ करके स्पेसक्राफ्ट को वापस अर्थ तक लाया जाए। पर क्योंकि ये मेन इंजन भी थोड़े से बचे हुए फ्यूल से ही चल रहा था, ऐसे में ये इंजन रास्ते में कभी भी बंद पड़ सकता था। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिस्की था। और दूसरा ऑप्शन था कि मून की ग्रेविटी का यूज़ करके स्पेसक्राफ्ट को अर्थ तक धकेला जाए, जिसमें काफ़ी कम पावर इस्तेमाल होगी। पर इसमें भी एक दिक्कत थी। इस ऑप्शन में जब स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके चांद के एक चक्कर लगाएगा, तो उसको चांद के ऑर्बिट से निकालकर अर्थ की तरफ धकेलना होगा, और ये काम करना होगा लूनार मॉड्यूल के इंजन की मदद से। पर लूनार मॉड्यूल के इंजन को सिर्फ मून पर लैंड करने और मून से ही वापस टेक ऑफ करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। लूनार मॉड्यूल के इंजन को मून के ऑर्बिट से निकालकर अर्थ की तरफ धकेलने का काम पहली बार किया जाना था, जो कि रिस्की था। पर फिर भी नासा ने ऑप्शन 2 को चुना और बिना वक्त गवाए ये कैलकुलेशन करने लगे कि लूनार मॉड्यूल के इंजन को किस टाइम पर और कितनी देर के लिए चलाया जाए कि स्पेसक्राफ्ट मून की ग्रेविटी से अर्थ की तरफ बढ़ जाए।
ये कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट थी कि इसमें थोड़ी सी भी गलती नासा पर भारी पड़ सकती थी। नासा के तमाम बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये सारी कैलकुलेशन करके एस्ट्रोनॉट्स को भेजी और एस्ट्रोनॉट्स ने ठीक कैलकुलेशन के हिसाब से ही काम किया। चांद के चारों तरफ एक राउंड लगाकर एस्ट्रोनॉट ने लूनार के इंजन को कैलकुलेशन के हिसाब से 35 सेकंड तक चालू रखा, जिस वजह से उनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो गई। 2 दिन बाद स्पेसक्राफ्ट अर्थ के अब बहुत करीब पहुंच चुका था। ये 32,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। पर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि अर्थ पे लैंड करने के लिए लूनार मॉड्यूल को नहीं बल्कि कमांड मॉड्यूल को डिज़ाइन किया गया था। ऐसे में अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस उसी कमांड मॉड्यूल में आना था जहां इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच गया था। पर अच्छी बात यह थी कि पावर बचाने के लिए कमांड मॉड्यूल को पहले ही बंद कर दिया गया था, इसीलिए री एंट्री करने के लिए कमांड मॉड्यूल में सफिशिएंट बैटरी मौजूद थी। एस्ट्रोनॉट्स अब बिना किसी देरी के कमांड मॉड्यूल में आते हैं और सर्विस मॉड्यूल को खुद से अलग कर देते हैं। अब वक्त आ गया था लूनार मॉड्यूल को भी कमांड मॉड्यूल से अलग करने का। जनरली एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल को चांद की ग्रेविटी में ही छोड़ कर आते हैं, पर इस मिशन में लूनार मॉड्यूल की मदद से ही इन्हें वापस आना था, इसीलिए इसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाना पड़ा। पर अर्थ में एंट्री लेने के लिए तो इन्हें लूनार मॉड्यूल को अलग करना ही था। लूनार मॉड्यूल से अलग होते ही अब इन्हें बिना किसी कंट्रोल के अर्थ में एंटर होना था। इस कमांड मॉड्यूल को अर्थ के पैसिफिक ओशन में लैंड करना था, जहां यूएस नेवी के जहाज इनको रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने खड़ा था। दरअसल नासा को ये डर था कि अगर कमांड मॉड्यूल में लगे हीट शील्ड उस ऑक्सीजन टैंक के ब्लास्ट से डैमेज हो गया होगा, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही हीट को ना झेल पाने की वजह से ये कमांड मॉड्यूल वहीं का वहीं ब्लास्ट हो सकता है और एस्ट्रोनॉट अपनी जान गंवा सकते हैं। अब सब कुछ भगवान के हाथ में था। पूरी दुनिया अब भगवान से प्रार्थना करने में लगी थी। जनरली जब कमांड मॉड्यूल अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो मिशन कंट्रोल से उसका कांटेक्ट 2 से 3 मिनट के लिए टूट जाता है। यहाँ पर भी 3 मिनट तक एस्ट्रोनॉट से कोई संपर्क नहीं हुआ, पर जब 3 मिनट से भी ज़्यादा देर हो गई और एस्ट्रोनॉट्स का कोई रिप्लाई नहीं आया तो सबको लगा कि एस्ट्रोनॉट सरवाइव नहीं कर पाए और उनकी सांसें थम गई। पर फिर अचानक इन एस्ट्रोनॉट्स ने रेडियो पर यह अनाउंस किया कि वो सही सलामत पहुंच चुके हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही ये एस्ट्रोनॉट्स पैराशूट के ज़रिए ज़मीन पर लैंड हुए, जिसे टीवी पर भी बार बार दिखाया जा रहा था। पूरी दुनिया ने एस्ट्रोनॉट्स के अर्थ पर वापस आने का जश्न मनाया। अपोलो 13 का ये इंसिडेंट दुनिया भर में याद रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।